मेरा नाम पंकज परवतिया है। आई एम वर्किंग एज ए ओएस इन डीआरएम ऑफिस मुंबई सेंट्रल इन पेबल डिपार्टमेंट। मैं यहाँ पे पे एंड अलाउंसेस के बारे में आपको कुछ बताने आया हूँ। यहाँ पे मेरे डिवीज़न के तो स्टाफ है, बीसीटी के हेडक्वार्टर्स और महालक्ष्मी जीआरएच के भी स्टाफ है। तो कौन पेबिल रिलेटेड वर्क करता है? पेशीट के बीसीटी के अलावा पेबिल रिलेटेड वर्क कोई और डिपार्टमेंट में कोई नहीं। नहीं तो कोई है ऐसा जहाँ अलग अदर देन बीसीटी डिवीज़न में कोई? ठीक है, मैं सबसे पहले आपको पेशीट रिलेटेड वर्क क्या होता है वो थोड़ा हिंट दूंगा। उसके बाद मैं अलाउंसेस के बारे में आपको नॉलेज दूंगा। सबसे पहले हम लोग मैन्युअली पेशीट काम करते थे। 22-25 साल पहले हम लोग मैन्युअली पेशीट करते थे। वहाँ पे पॉइंट कैलकुलेशंस होता था। पुराने लोग हमारे पॉइंट्स कैलकुलेशन में काम करते थे। उसके बाद कोबेल आया, जो हमें लंबी वाली पे स्लिप मिलती थी, जो ईडीपीएम से प्रिंट निकलता था। सारे डिविजन्स के लोग चर्चगेट जाते थे, वहाँ पे चेंज कार्ड के थ्रू पेशीट्स बनाते थे, चेंज कार्ड फीड करते थे और वो चेंज कार्ड ईडीपीएम में सबमिट करते थे। ईडीपीएम पर्सन्स उन्हें पंच करता था और हमारी पे स्लिप तैयार होती थी। उसके बाद 2006 में हमारा प्राइम मॉड्यूल स्टार्ट हुआ। हमारे हेडक्वार्टर में 2006 में प्राइम मॉड्यूल स्टार्ट हुआ। प्राइम मॉड्यूल में ये हुआ कि सारे लोग ईडीपीएम जाना बंद हुए। सभी लोग अपने अपने डिवीज़न में, अपने वर्कशॉप्स में, जेआरएच में, वहीं पे बैठ के अपना काम उन्होंने करना स्टार्ट किया। और अभी फ्रॉम 2016 आईपास मॉड्यूल स्टार्ट हुआ है। आईपास मॉड्यूल में ये डिवीज़न वाइज नहीं रहा, ये पूरा इंडियन लेवल पे हमारा प्रोग्राम स्टार्ट हुआ। जो भी रेट्स है, जो भी कैलकुलेशंस है, जो भी हमारे रूल्स एंड रेगुलेशंस है, वो सब रेलवे बोर्ड एम्स डिपार्टमेंट एम्स करके है, वहाँ से स्टार्ट होना लगा। पहले हमारे पास बहुत सारे करेक्शंस होते थे, बहुत कैलकुलेशन हमारे अलग अलग डिविजन्स में अलग अलग होते थे। एम्स प्रोग्राम आने से हमारे सारे कैलकुलेशंस करेक्ट हो गए, सारे फुल इंडिया में, पूरे इंडिया में सेम हो गए। एम्स से क्या एक बेनिफिट ये हुआ कि हमें रूल्स एंड रेगुलेशंस अगर हमारा पूरा जानकार नहीं है, हमें पूरी जानकारी नहीं है, तो भी हमारा जो फंडा है वो क्लियर हो गया और हमारे जो रेट्स है वो करेक्ट आने लगे, जिससे हमारे कैलकुलेशंस में मिस्टेक्स बहुत कम होने लगी। हमें सिर्फ डाटा एक्यूरेट फीड करना है, उस हिसाब से हमारा पे स्लिप रेडी होता है। एम्स में दूसरा एक बेनिफिट ये हुआ कि एक सेल्फ एम्प्लॉय पोर्टल करके स्टार्ट हुआ। सेल्फ सर्विस पोर्टल। सेल्फ सर्विस पोर्टल में जो एम्प्लॉयज़ है वो उसे पेशीट क्लर्क तक आने की ज़रूरत नहीं है, उन्हें पेशीट क्लर्क तक आने की ज़रूरत नहीं है। वो सारे के सारे डाटा खुद अपने मोबाइल पे या कंप्यूटर्स में चेक कर सकते हैं। जब से आईपास अपने अपने डिवीज़न में स्टार्ट हुआ है, वहाँ से लेकर अब तक वो अपनी सारी पे स्लिप्स, सैलरी रजिस्टर्स, इनकम टैक्स डाटा, वो सब कुछ वो सेल्फ पोर्टल में चेक कर सकता है। सेल्फ पोर्टल चेक करने के लिए एम्प्लॉय को अपना आधार नंबर, मोबाइल नंबर, ये करेक्ट पेशीट क्लर्क के पास फीड करवाना होता है। अगर ये दिया है तो पेशीट क्लर्क का काम पेशीट क्लर्क के पास आना बहुत कम हो जाएगा और जो भी उनका प्रॉब्लम्स है वो स्क्रीन पे देख के वो चेक कर सकते हैं। जैसे सेल्फ पोर्टल यानी एम्प्लॉय खुद का बायोडाटा खुद देख सकता है। वो एक मैं बोला ना, अपना मोबाइल नंबर और अपना आधार नंबर, यस, मोबाइल नंबर और आधार नंबर अगर आपने पेशीट क्लर्क को दिया है प्रॉपर, तो वो रजिस्ट्रेशन करना होता है। एक बार वो सेल्फ पोर्टल में आप एक बार रजिस्टर कर लो तो आपका जो डेटा है वो आपको पूरा दिख जाएगा। आपके कितने लोन बैलेंस है, आपके कितने इंस्टॉलमेंट्स है, सब कुछ उसमें चेक होगा। आपको पेशीट क्लर्क को जाके पूछने की ज़रूरत
नहीं है। और यहाँ पे अगर ईमेल अगर आपने दिया हुआ है पेशीट क्लर्क को, तो वो आपके ईमेल्स पे आपके पेशीट आपको कितना सैलरीज है वो भी डाटा आपके ईमेल में और फ़ोन के जो मैसेज है उस पर आ जाएगा। तो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग भी और आपके सारे स्टाफ को भी आप इस पोर्टल के बारे में बताइए और उनको इस चीज़ का यूज़ करने बोलिए। इससे बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो है वो सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, अभी पेशीट्स सारे डिविज़न्स में पहले, हमारे डिवीज़न में पहले 5 बैचेस होते थे। पहले जब हम प्राइम में काम करते थे, जब हम कोबल में काम करते थे, एम्स आने से हमने अभी सिंगल कैलेंडर मंथ में सबको सिंगल बैच में कर दिया है। ये हमारा एक सबसे बड़ी बेनिफिट हुई है। सिंगल बैच में काम करें, पहले हम लोग अलग अलग डेट्स पे पे मास्टर्स अलग अलग जगह पे पेमेंट देने जाते थे। एम्स और प्राइम्स और उसके आने से अभी हम सिंगल डे ऑन स्लॉट NEFT पेमेंट से हम सबको सिंगल डे में पेमेंट कर देते हैं, दैट इज़ एंड ऑफ द कैलेंडर मंथ। पहले हम सब जगह हमारे पे मास्टर्स अलग अलग जगह पे अलग अलग डेट पे कैश पेमेंट के लिए जाते थे। इसके कारण अपना बोनस वर्क भी है वो सिंगल स्लॉट में पेमेंट होना स्टार्ट हो गया। इनकम टैक्स के भी बहुत सारे अपनी क्वेरीज होती थी। इनकम टैक्स पे भी बहुत सारे हमारे शॉर्ट डिडक्शंस होते थे कि लोग बोलते थे कि हमारा टैक्स आप बाद में काटिए, हमारा टैक्स हम खुद ही भरेंगे। अब वो सिस्टम भी एम्स में बंद हो चुका है। अभी एम्स ने कैलकुलेशन ऐसा किया है कि आपको कुछ करना नहीं है। एम्प्लॉय आके बोलेगा, एम्प्लॉय बोलेगा कि नहीं मैं मेरा भरेगा, नहीं। अभी एम्स में कैलकुलेशन एक इस तरह से है कि आपको इनकम टैक्स प्रोसेस करना है, पोस्ट टू सैलरी करना है। हमारे पास वो पावर नहीं है कि हम उसको एडिट कर सकें। इसके लिए अपने बहुत सारी 2 साल से शॉर्ट डिडक्शंस का प्रॉब्लम सॉल्व होगा। पहले ये बोला जाता था कि इनकम टैक्स जो है वो एम्प्लॉय लायबिलिटी है, बट ये एम्प्लॉय लायबिलिटी नहीं है, ये एम्प्लॉयर लायबिलिटी है। अगर एम्प्लॉय ने टैक्स नहीं भरा तो वो सारा का सारा चीज़ एम्प्लॉयर पे आ जाता है, मतलब अपने रेलवे पे आ जाती है। अगर एम्प्लॉय रिटायर होके गया, अगर उसने टैक्स नहीं भरा तो वो टैक्स रेलवे को भरना पड़ेगा, ना कि वो एम्प्लॉय को। तो अगर आप लोग पेशीट का काम करो और कोई एम्प्लॉय आके बोले कि भाई मेरा टैक्स आपको नहीं काटना है, मैं खुद भरूंगा, या आप एंड ऑफ द मंथ काटना है, नहीं। आपको टैक्स फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, मार्च अप्रैल, जो मार्च पेड इन अप्रैल की जो सैलरी होती है तब से आपको रिकवरी स्टार्ट करना है। और वो एम्स में वो प्रोग्राम ही है, वो कैलकुलेशन करके डिवाइड बाय 12 करके कैलकुलेशन स्टार्ट कर देते हैं। ये छोटी सी जानकारी मैंने इसलिए दी कि मैंने सबसे पहले पूछा था कोई पेशीट क्लर्क है क्या, आप लोग ने नहीं बोला। जो पेशीट में काम करते हैं उनको ये चीज़ पता होगा, जो नहीं करते हैं उनके लिए जानकारी है। सेल्फ पोर्टल के बारे में पता चला। ओके, एम्स ओपन करते वक्त वहाँ पे 2 ऑप्शंस आपको दिखेंगे, एक एम्प्लॉय पोर्टल, एक एम्प्लॉय यूज़, और एक सेल्फ सर्विस करके एक सेकंड ऑप्शन रहेगा नीचे, सेल्फ सर्विस। वो सेल्फ सर्विस पोर्टल में जब आप क्लिक करोगे तो वहाँ पे आपको पूछेगा आपको रजिस्ट्रेशन करने के लिए, तो वहाँ पे आप न्यू रजिस्ट्रेशन कीजिए। अगर आपने आपका आधार नंबर और मोबाइल नंबर करेक्ट दिया हुआ है तो आपका रजिस्ट्रेशन वो एक्सेप्ट कर लेगा और आपका पोर्टल वो आप देख पाओगे। आधार कार्ड नंबर और आपका मोबाइल नंबर, नहीं, दोनों कंपलसरी है। आधार नंबर और मोबाइल नंबर, ये दोनों चीज़ कंपलसरी है। अगर ये चीज़ अगर आपके रजिस्ट्रेशन आपकी हो गई तो आपको पे स्लिप की ज़रूरत नहीं है, सैलरी रजिस्टर की ज़रूरत नहीं है, इनकम टैक्स प्रोजेक्शन की ज़रूरत नहीं है, ये सारी चीज़ आपको मिल जाएगी। और किसी को सेल्फ पोर्टल के बारे में कुछ, इनकम टैक्स के बारे में? ठीक है, अभी मैं आप लोगों को अलाउंसेस के बारे में बताने जाऊंगा। अलाउंसेस में यहाँ पे नॉन रनिंग अलाउंसेस आप लोग को सिखाऊंगा। रनिंग अलाउंस भी बहुत लेंदी है, हाँ, तो
नॉन रनिंग अलाउंसेस के बारे में बताऊंगा, सारे नहीं लूँगा, थोड़े बहुत कवर करने की कोशिश करूँगा। एक्चुअली वो फिक्सेशन का पार्ट है, बट अगर ट्रेनी ने अगर अपना जो क्वालिफिकेशंस है वो कंप्लीट कर लिया है, ट्रेनी आप किस चीज़ के लिए वर्ड यूज़ करते हो? ट्रेनी सर, सबसे पहला तो मैम ट्रेनी जो वर्ड है वो हम अप्रेंटिस लोगों को नहीं बोलते हैं। इंडियन रेलवे में ट्रेनी का वर्ड होता है जो नॉन क्वालिफाइड, जो 10th कंप्लीट करके नहीं आते हैं, उनके लिए वो वर्ड यूज़ किया गया है रेलवे ने, ट्रेनी। और जो अप्रेंटिस है उनको अप्रेंटिस एक्ट ही बोला गया है। तो उनका जो फिक्सेशन है वो एम्स में कंप्लीट किया है। आपको उनका फिक्सेशन कार्ड ट्रेनी में एक नया कॉलम है, 7 CPC में लास्ट में कॉलम है ट्रेनी करके, वहाँ पे जाके आपको उसका फिक्सेशन कार्ड प्रिपेयर करना है। बट एम्स ने अभी तक उसका फिक्सेशन कार्ड प्रिंट होके नहीं आता है, बट वो फिक्सेशन वहाँ पे आप जाके कर सकते हो। नहीं होता है, मैंने बहुत सारे स्टाफ को मेरे डिवीज़न में मैंने करके दिया है मैम। तो आप कहाँ पे काम करते हैं मैम? लोअर पेल में। मैम आप मुझे याद मिलने में आप एक बार पूछना, मैं बता दूंगा। ठीक है मैम। अभी मैं अलाउंसेस के बारे में आता हूँ। अलाउंसेस, सबसे पहला डियरनेस अलाउंस। हमारे पे स्लिप्स में बहुत सारे अलाउंसेस हमें मिलते हैं, उसकी कैलकुलेशन क्या होती है बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं होता। उसमें का एक डियरनेस अलाउंस है। डियरनेस अलाउंस जो है हमें मिलता है, साल में 2 बार मिलता है, जनवरी एंड जुलाई। 2 साल हमें, साल में 2 बार हमें ये मिलता है। और ये जो मिलता है वो ऑल इंडिया सेंट्रल प्राइस इंडेक्स के ऊपर डिसाइड होता है। कोई कमोडिटीज़ गवर्नमेंट ने डिसाइड की है, वो कमोडिटीज़ के रेट के हिसाब से वो गवर्नमेंट के पास है, तो वो कमोडिटीज़ जो गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है वो कमोडिटीज़ के हिसाब से अपना डीए का जो रेट है वो फिक्स होता है। उनका खुद का एक कैलकुलेशंस होता है वो कमोडिटी बेस पे, और अपना डीए डिक्लेयर होता है। डीए जो है वो हमारा बेसिक पे होता है, उसके ऊपर जो परसेंटेज जो डिसाइड किया है वो डियरनेस अलाउंस होता है। आप में से मुझे कोई बता सकता है कि रिटायरमेंट एम्प्लॉय को डियरनेस अलाउंस मिलता है? मिलता है। डियरनेस अलाउंस पेंशनर्स को नहीं मिलता है, उनको डियरनेस रिलीफ मिलता है। अगर हमें क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम्स में कि पेंशनर्स को हमें डियरनेस अलाउंस मिलता है, तो उन्हें डियरनेस अलाउंस वर्ड नहीं है, पेंशनर्स को अलाउंसेस नहीं मिलते हैं, उनको डियरनेस रिलीफ मिलता है। कैलकुलेशन सेम है मैम, वर्ड अलग है, वर्ड चेंज हो जाता है मैम। हमें पेंशनर्स को हम डियरनेस रिलीफ देते हैं, जो रेट सेम होता है। तो डियरनेस अलाउंस जो है वो ऑल इंडिया प्राइस इंडेक्स के ऊपर डिसाइड होता है, साल में 2 बार मिलता है। हाउस रेंट अलाउंस। हाउस रेंट अलाउंस सिटी वाइज, सिटी क्लासिफिकेशंस के हिसाब से होता है। 5th पे कमीशन तक हमारे सिटी क्लासिफिकेशन A1, B, C इस तरह से थे 5th पे कमीशन तक। 6th पे कमीशन जब डिक्लेयर हुआ तो हमारा सिटी क्लासिफिकेशन 3 पार्ट में हो गया, X, Y और Z। ABCD जो है वो निकल गया और क्लासिफिकेशन X, Y, Z में आ गए। X सिटीज़ यानी अपने मेट्रो सिटीज़, Y सिटीज़ जो है वो गवर्नमेंट ने डिसाइड किया हुआ है, और Z जो अंडर क्लासिफिकेशन जो हम पहले बोलते थे, जो पुराने A सिटीज़ है, B सिटीज़ है, वो सारे के सारे Y में आ गए। जो A1 सिटीज़ थे वो X में आ गए, और जो अनक्लासिफाइड सिटीज़ थे वो सारे C कैटेगरीज में आ गए, Y कैटेगरीज में। तो एज पर 7th पे कमीशन अपना जो दिख रहा है आपको, जो 7th पे कमीशन में हमारी जो X सिटीज़ जो है, X सिटीज़ जो एरिया है जिसको हम पहले A1 कहते थे, उसको 24% ऑफ बेसिक पे हम HRA देते हैं।
24% ऑफ आवर बेसिक पे। जो वाई सिटीज़ में काम करते हैं, जो पहले अर्लियर A, B1, B2 थे, उनको 16% ऑफ बेसिक पे हम अलाउंस देते हैं HRA। और Z सिटीज़ जो है उनको 8%, जो पहले C सिटीज़ और अनक्लासिफाइड सिटीज़ थी। सी में जैसे हम अगर हमारा मुंबई डिवीज़न ले तो वैतरणा से स्टार्ट होता है, जैसे इसमें नायगांव, हाँ नायगांव सी में आता है, फिर वैतरणा के आगे सी में आता है, हाँ उदना सूरत वाई सिटीज़ में आता है, बाकी ताप्ती लाइन भी पूरा जेड सिटी में आता है। HRA उन लोगों को मिलता है जिनके पास रेलवे एकोमोडेशन नहीं है, हम उनको अलाउंस देते हैं HRA जिनके पास रेलवे एकोमोडेशन नहीं है। अगर हस्बैंड और वाइफ दोनों रेलवेज में जॉब कर रहे हैं तो दोनों का HRA अलाउंस हमें नहीं देना है। अगर हस्बैंड या वाइफ स्पाउस अगर दूसरे गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय में काम कर रहा है, स्टेट गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट में जॉब कर रहा है, तो भी उनको HRA नहीं देना है। हमें ये डिक्लेरेशन सबसे लेना होता है कि आपकी स्पाउस जो है वो हाउस वाइफ है या कहीं और काम कर रहे हैं या क्या है, या आपके हस्बैंड कहीं और काम कर रहे हैं, उस हिसाब से उनको HRA अलाउंस देना है। अगर हमने वो क्लैरिफिकेशन नहीं लिया तो वो हमारी जिम्मेदारी होती है। HRA मिनिमम 7 पे कमीशन में जो YZ सिटी वैक्स सिटीज़ में जो काम करते हैं उनको मिनिमम 5400 HRA कंपलसरी देना है। अगर एक एम्प्लॉइज़ जो है वो 18,000 में काम कर रहा है तो आप उनका 24% कैलकुलेशन करोगे तो 5,400 से कम होगा, तो उनको हमें मिनिमम 5,400 HRA देना ही देना है, भले वो 25% से ज़्यादा हो। जो वाई सिटीज़ में काम कर रहे हैं उनको मिनिमम 3,600 हमें HRA देना ही देना है, और जो Z सिटीज़ में है उनको 8%। क्या मैम मैं HRA की बात कर रहा हूँ, ये HRA है। नहीं मैम, ये ऐसा नहीं है। अगर लेवल 1-2 में जिसका बेसिक पे 25,000 या उससे ज़्यादा है तो उनका 5,400 से HRA बढ़ जाएगा मैम। 5,400 हमें मिनिमम HRA देना है, हमें HRA मिनिमम 5,400 देना है जो एक्स सिटीज़ में काम कर रहे हैं। अगर 18,000 पे मैं 24% आप कैलकुलेशन कीजिए, उनका आप HRA कितना आता है। अगर वो 5,400 से कम है तो आपको मिनिमम उनको 5,400 देना ही देना है। अब उनका कैलकुलेशन देखिए मैम कितना आ रहा है, 18,000 का 24%, 4320। अगर उसका 4320 आया है तो भी मिनिमम उसका कैलकुलेशन जो है उसको HRA हमें 5,400 देना है, जो एक्स सिटीज़ में काम कर रही है एज पर 7 CPC रूल है। जो वाई सिटीज़ में काम कर रहे हैं उनका 3,600 हमें उसे देना है, जिसका अगर 16% हम कैलकुलेट करेंगे, उसका 16% कैलकुलेट में अगर 3,600 से कम आ रहा है तो उसे हमें 3,600 देना है, और जो Z सिटीज़ में है उसमें हमें 1,800 मिनिमम HRA पे करना है। ये HRAs के रूल्स है। ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस जो है ये 6 पे कमीशन के टाइम से इंट्रोड्यूस हुआ है। ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस 6 पे कमीशन से इंट्रोड्यूस हुआ है। ये हमें एम्प्लॉय ने अगर फुल कैलेंडर मंथ में अगर एक दिन भी प्रेजेंट हो तो भी उसे ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस फुल मिलेगा। एम्प्लॉई अगर फुल कैलेंडर मंथ में अगर वो प्रेजेंट है, एक दिन भी प्रेजेंट है, तो उसे ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस
फुल रेट से मिलेगा। अगर एम्प्लॉय सस्पेंशन पीरियड में है, अगर एम्प्लॉय सस्पेंशन पीरियड में है तो उस पीरियड का उसे ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस नहीं मिलेगा। अगर वो 10 दिन एब्सेंट सस्पेंशन पीरियड में है, 10 दिन, तो 10 दिन का ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस उसका प्रो रेटा बेस से रिकवर करना है या उसे पेड नहीं होगा। 10 दिन सस्पेंड हो, 15 दिन सस्पेंड हो, 1 दिन सस्पेंड हो, सस्पेंशन पीरियड में अगर वो स्पेंट ऑन ड्यूटी भी उसका हुआ तो भी उसे ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस उतने दिन का नहीं मिलेगा जितना दिन वो सस्पेंशन में है। सस्पेंशन पीरियड में ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस नहीं मिलता है। पुराना है ने पुराना है ने नहीं मैम, वो अगर आपने LWP डाला रहेगा तो नहीं मैम, वो फिर वो मैन्युअली करना है। वो एम्स में अभी तक वो क्लैरिफिकेशन नहीं हुआ, किया नहीं है। ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस जो है वो अलग अलग रेट पे डिपेंड है। ए सिटीज़, एक्स सिटीज़ और वाई सिटीज़। एक्स सिटी और वाई सिटीज़ में जो 1 और 2 लेवल में काम कर रहे हैं उनको 1350 प्लस DA मिलेगा। एज पर 7 CPC 1350 प्लस DA जो एक्स सिटीज़ में काम कर रहे हैं, और जो लेवल 1 और 2 में काम कर रहे हैं उनको 1350 प्लस DA, और अगर वो Z सिटीज़ में है तो 9400 900 प्लस DA जो Z सिटीज़ में काम कर रहे हैं एम्प्लॉयज़। जो एम्प्लॉय लेवल 3 to 8 में काम कर रहे हैं उनको 3600 प्लस DA जो एक्स सिटीज़ में है, और जो Z सिटीज़ में है उनको 1800 प्लस DA। जो एम्प्लॉयज़ 9 एंड अबव, लेवल 9 एंड अबव में जो वर्किंग करते हैं उनका एक्स सिटीज़ का रेट, एक्स एंड वाई सिटीज़ का रेट है 7200 प्लस DA, और जो Z सिटीज़ में है वो 3600 प्लस DA। ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस जो ऑफिसर्स जिनके पास रेलवेज ने कार प्रोवाइड की है, ट्रांसपोर्टेशन प्रोवाइड किया है, उनको ये नहीं मिलता है ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस। जिनके पास गवर्नमेंट ने फैसिलिटीज़ दी है उनको ये चीज़ नहीं मिलता है। दूसरा, ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस जो है वो हैंडीकैप एम्प्लॉय को डबल हो जाता है। जो रेट यहाँ पे आपको दिख रहे हैं, जो रेट मैंने अभी आपको बताए, वो रेट से उनको डबल मिलता है। जो हैंडीकैप्स एम्प्लॉय है उनको मिनिमम 2250, जैसे कि जो एम्प्लॉय को 1350 हमने रेट दिखाया है, अगर वो हैंडीकैप एम्प्लॉय है तो भी उसको मिनिमम 2250 प्लस DA देना है। अगर हैंडीकैप एम्प्लॉय है तो उसको डबल रेट से, अगर 1350 से मतलब 2650 हो गया, तो अगर ये जो एम्प्लॉय है 900 उसको 1800 हो रहा है तो भी उसको 2250 प्लस DA हमें देना है। ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस पे हमें DA देना है। ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस जो है हमें ट्रांजिट के लिए दिया जाता है। अगर आप लोग ट्रेनिंग में हो, कहीं पे ट्रेनिंग में गए हुए हो, आपको ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस नहीं मिलेगा, उसके जगह पे आपको टीए मिलेगा। अगर आप कहीं ऑन ड्यूटी, अगर ट्रेनिंग सेशन आपका अगर 15 दिन का है कैलेंडर मंथ में, तो आपको ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस मिलेगा। बट हम अगर फुल कैलेंडर मंथ में अगर ऑन ड्यूटी या ट्रेनिंग सेशन के लिए हम कहीं गए हुए हैं तो हमें ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस नहीं मिलेगा। हाँ, ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस ट्रेनिंग सेशन में भी तब मिलेगा जब हम 8 किलोमीटर के रेडियस में है हमारे हेड क्वार्टर से। हम अगर 8 किलोमीटर के रेडियस में है और हम ट्रेनिंग सेशन के लिए कहीं पे गए हुए हैं, हम इंस्पेक्शन के लिए फुल कैलेंडर मंथ के लिए गए हुए हैं, तो हमें ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस पे होगा, तब हमें टीए नहीं मिलेगा। क्योंकि 8 किलोमीटर्स के रेडियस में हमें टीए मिलता नहीं है। तो 8 किलोमीटर्स के रेडियस में अगर हम बॉम्बे सेंट्रल में हमारा हेड क्वार्टर है, हम महालक्ष्मी ट्रेनिंग के लिए गए हैं, तो हमें ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस तो भी मिलेगा। हम यहाँ पे अगर हम मोर देन 8 किलोमीटर्स रेडियस के बाहर गए हैं ट्रेनिंग के लिए, तो हमें ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस नहीं मिलेगा। किसी को डाउट इसके लिए? मैंने आपको पहले ही बोला कि अगर वो 8 किलोमीटर के रेडियस में है,
बाहर गए हैं और वो फुल कैलेंडर मंथ के लिए गए हुए हैं तो उनको ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस नहीं मिलेगा, नहीं, तो उनको पूरा मिलेगा, टीए भी मिलेगा वो 15 दिन का। बट सस्पेंशन पीरियड ये एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे वो प्रोरेटा बेस पे उतने दिन का हमें रिकवरी करना है। भले वो 15 दिन ड्यूटी पे था, 15 दिन सस्पेंड था, तो भी उसका हमें प्रोरेटा बेस पे सस्पेंशन पीरियड में उसका रिकवरी करना है। ट्रैवलिंग अलाउंस, ट्रैवलिंग अलाउंस को हम टीए और डीए, बहुत सारे सर्कुलर्स जो आपने देखे होंगे ट्रैवलिंग अलाउंस के, उसमें आपने दो वर्ड देखे रहेंगे, टीए ऑब्लिक डीए। वो डीए क्या होता है? डेली अलाउंस क्या होता है? चलो डेली अलाउंस आपने बोल दिया, डेली अलाउंस क्या होता है और ट्रैवलिंग अलाउंस क्या होता है? हम लेते तो है टीए, बट टीए किस चीज़ के लिए मिलता है, डीए किस चीज़ के लिए मिलता है? आपने ही मैम बोला डेली अलाउंस, ठीक है। ट्रैवलिंग अलाउंस वो होता है जब हम ट्रेन में ट्रैवलिंग करते हैं, उसे हम ट्रैवलिंग अलाउंस बोलते हैं। जैसे कि हम यहाँ से जब दिल्ली जाते हैं तो जितना टाइम हमने ट्रेन में ट्रैवल किया उसे हम कहेंगे ट्रैवलिंग अलाउंस। हम वहाँ पे जब स्टे करते हैं दिल्ली जाके जब हम स्टे करते हैं, वो स्टे को बोला जाता है डेली अलाउंस, ना कि ट्रैवलिंग अलाउंस। हम जब उस जगह पे स्टे करते हैं उस चीज़ को बोला जाता है डेली अलाउंस। इसलिए डेली अलाउंस और ट्रैवलिंग अलाउंस का दोनों का रेट सेम है, इसलिए जब भी कोई सर्कुलर इश्यू होता है तो टीए ऑब्लिक डीए लिख के आता है, ठीक है। ट्रैवलिंग अलाउंस का जो रेट है वो 5 एंड बिलो, जो एम्प्लॉय लेवल 5 एंड बिलो में जो काम कर रहे हैं उनका है 500। जो एम्प्लॉय 6 to 8 लेवल 6 to 8 में जो काम कर रहे हैं उनका है 800। जो 9 to 11 में काम कर रहे हैं उनका है 900, 12 to 13 लेवल में उनका 1000 और 14 एंड अबव का है 1200। ये रेट डिसाइडेड है, ये 100% टीए के रेट से। अगर एक एम्प्लॉय लेस देन 6 आवर्स टीए रेडियस में जाके आया है, अगर वो यहाँ से बैंड्रा या यहाँ से बोरवली वो गया और विदिन 6 आवर्स ही आ गया, 6.25 घंटे में ही वो रिटर्न आ गया, तो उसका कैलकुलेशन होगा 30%। तो हमें उसे 30% ऑफ दिस रेट हमें देना है उस एम्प्लॉय को। अगर वो 6 घंटे से ज़्यादा 12 घंटे तक अगर वो ट्रैवलिंग एरिया में है तो उसे मिलेगा 70%, एंड मोर देन 12 आवर्स है तो उसे मिलेगा 100%। ये टीए का जो कैलकुलेशन स्टार्ट होता है रात को 12 बजे से लेकर नेक्स्ट डे के 12 बजे तक। अभी ये नहीं कि मैं आज शाम को 7 बजे गया, नेक्स्ट डे में सवेरे 7 बजे आया, मेरा 12 घंटा हुआ तो मुझे 100% मिलेगा, ऐसा नहीं। टीए आपका स्टॉप हो जाएगा रात को 12 बजे। तो वो पीरियड में आपका जो टीए कैलकुलेशन है, जैसे आप शाम को राजधानी पकड़े आपने 5 बजे, तो रात को आप दिल्ली पहुँचे नेक्स्ट डे, बट आपका जो रात को 12 बजे तक का जो पीरियड है वो आपके कितने आवर्स होते हैं वो आपको कैलकुलेट करना है, और वो कैलकुलेशन के हिसाब से आपको परसेंटेज उस दिन का मिलेगा। थर्टी परसेंट है। अगर एक एम्प्लॉई बिलो 6 आवर्स है, जैसे यहाँ से अभी रात को 11 बजे उसने ट्रेन पकड़ी और 12 बजे के बाद 12 बजे तक उसका जो पीरियड है वो 1 आवर का हुआ, तो उसे 30% टीए मिलेगा उस पर्टिकुलर डेट का। फिर नेक्स्ट डे के डेट में उसका जो बाकी का पीरियड है वो कैलकुलेट होगा 100% या जो भी है। ये ट्रैवलिंग अलाउंस का रूल है। हमें ट्रैवलिंग अलाउंस 12 बजे से लेकर रात को 12 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक का कैलकुलेशन करना है, ना कि नेक्स्ट डे का। अगर नेक्स्ट डे होता है तो उसका नेक्स्ट डेट डाल के हमें उसका कैलकुलेशन करना है। इसमें 20% भी हम टीए देते हैं, ट्रैवलिंग अलाउंस हम 20% भी देते हैं, पता है?
जहाँ पे लोग ट्रेनिंग के लिए जाते हैं उनको जब गवर्नमेंट मेस फैसिलिटीज़ देती है वहाँ पे उनको हम 20% ऑफ HRA 20% ऑफ ट्रैवलिंग अलाउंस देते हैं। जहाँ पे मेस फैसिलिटीज़ नहीं है, जो लोग ट्रेनिंग में जाते हैं बट उनको फैसिलिटीज़ नहीं है मेस की, हम वहाँ पे उनको 100% देते हैं। जहाँ पे मेस है वहाँ पे हम 20% ही ट्रैवलिंग अलाउंस देंगे। नहीं, आपने 20% मैम पूछा इसके लिए। हाँ मैम, वो हमारा क्राइटेरिया वो हमें फुलफिल करने लेना है। यानी अगर ट्रेनिंग में, मैडम का ऐसा कहना है कि अगर हम ट्रेनिंग में गए तो डिक्लेरेशन हमें लेना है, हमें वो उनसे क्लैरिफिकेशन लिख के लेना है, उसे लिख के तो देना ही है कि उनको वहाँ पे मेस फैसिलिटीज़ थी या नहीं थी। हाँ, तो हम उनसे वो प्रोवाइड करना है। नहीं मैम, मैं बोला जहाँ पे मेस नहीं है तो वहाँ पे हमें उनको 100% देना है, बट उनसे हमें एप्लीकेशन या उनके जो जहाँ पे ट्रेनिंग में गए थे वो हमें लिख के देते हैं कि मेस फैसिलिटीज़ थी या नहीं थी। ट्रैवलिंग अलाउंस हमें 8 किलोमीटर से अबव रेडियस में जाएंगे तो मिलेगा, वो अलग पार्ट है। कंपोजिट ट्रांसफर ग्रांट 7 CPC में 1 जुलाई 2017 से इसका रेट चेंज हुआ है। 1 जुलाई 2017 ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस जो है एज पर 7 CPC हमें 80% ऑफ बेसिक पे देना है। फ्रॉम 1 जुलाई 2017 हमें 80% ऑफ लास्ट बेसिक पे, जब एम्प्लॉय रिटायर्ड होता है तभी, या जहाँ से वो ट्रांसफ़र होके आया है वो लास्ट बेसिक पे जो है वो हमें उसे पे करना है। ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस जो है वो मोर देन 20 किलोमीटर्स है तो उसे 80% देना है। अगर 20% से कम है, 20 किलोमीटर से कम है तो उसे 1/3 देना है, 1/3 ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन। अब CTG कंपोजिट ट्रांसफर ग्रांट, कंपोजिट ट्रांसफर ग्रांट है एज पर 7 CPC फ्रॉम 1 जुलाई 2017 हमें 80% ऑफ बेसिक पे देना है, और अगर 20 किलोमीटर से कम है तो 1/3 ऑफ द कंपोजिट ट्रांसफर ग्रांट। जो मैडम ने बोला 100% मिलता है, 100% 6 पे कमीशन का रूल था उसमें 100% ऑफ लास्ट बेसिक पे मिलता था। हमारा पे कमीशन हमें 1 जनवरी 2017 से स्टार्ट हुआ, बट अलाउंसेस जितने भी है वो सारे 1 जुलाई 2017 से स्टार्ट हुए। 7 CPC के जितने भी अलाउंसेस है HRA एंड ट्रांसपोर्ट HRA छोड़ के, वो सारे के सारे हमारा जुलाई 2017 से स्टार्ट हुआ है। उसी तरह कंपोजिट ट्रांसफ़र ग्रांट जो है वो हमें 1/3 जो है वो 20 किलोमीटर से कम है तो देना है, और 80% ऑफ लास्ट बेसिक पे देना है। अगर वो एम्प्लॉय रिटायर्ड हुआ, ट्रांसफ़र हुआ, CTG क्लेम करने वक्त एम्प्लॉय से हमें उनका न्यू रेसिडेंशियल एड्रेस प्रूफ लेना ज़रूरी है। अगर वो ट्रांसफ़र केस हो या रिटायरमेंट केस हो, हमें उनका न्यू रेसिडेंशियल एड्रेस प्रूफ लेना कंपलसरी है। रेसिडेंशियल प्रूफ के लिए आप लाइट बिल, आधार कार्ड या उनका रेशन कार्ड, इलेक्ट्रिक बिल या जो भी है उनका जो भी प्रूफ है वो हमें लेना है, उसी के बाद हमें उसे वो पे करना है। नहीं हमारे यहाँ तो नहीं है। रिसिप्ट पहले तो रिसिप्ट भी हम लेते थे, अभी रिसिप्ट ने अभी हम लोग रेसिडेंशियल प्रूफ पे कर लेते हैं। ज़रूरी है मैम, वो सप्लीमेंट्री बिल हम जो भी सैलरी पे, जो पेशीट क्लर्क है जो भी सप्लीमेंट्री बिल आफ्टर रिटायरमेंट बनाता है वो सारी की सारी सप्लीमेंट्री बिल की एंट्री सर्विस शीट में होनी कंपलसरी है।
मैम ऐसा तो कहीं पे नहीं है जो आप बोल रहे हो, ऐसा तो मैम कहीं पे भी नहीं है कि अगर वो एट द टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट उसका नेटिव प्लेस ये थे, अब वो रिटायर्ड होके वो कहीं और जाना चाहता है। हाँ, नहीं 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 मैम, अगर एक एम्प्लॉई यहाँ से कहीं और ट्रांसफ़र होके गया, जैसे नंदुरबार में था, अब वो बॉम्बे ट्रांसफ़र होके आया है, तो उसको ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस मिलेगा। अगर वो यहाँ से वलसाड़ ट्रांसफ़र होके गया है तो उसको ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस मिलेगा। एक एम्प्लॉय रिटायर होके वो कहीं और शिफ्ट हो चुका है, उसका नेटिव प्लेस यूपी है, बट आफ्टर रिटायरमेंट वो बेंगलोर शिफ्ट होना चाहता है, तो वो बेंगलोर का कंपोजिट ट्रांसफ़र ग्रांट, बट वहाँ का क्राइटेरिया ये है कि उसे न्यू रेसिडेंशियल प्रूफ जो है वो उसे देना है। वो जब अगर देंगे तो उसे ट्रांसपोर्टेशन सीटीजी पेड होगा। मैम नहीं मिलेगा। जैसे मैम कंपोजिट ट्रांसफ़र ग्रांट ट्रांसफ़र केस में अगर बंदा एडमिनिस्ट्रेशन ग्राउंड पे ट्रांसफ़र हुआ है तो उसे नहीं मिलेगा, नहीं तो ही मिलेगा, सॉरी, तो ही मिलेगा, नहीं तो अगर वो ऑन रिक्वेस्ट जाता है ट्रांसफ़र होके तो उसे नहीं मिलेगा। वीआरएस को भी मिलेगा, मिलेगा। नहीं मैम, लेकिन रेलवे ने अगर रूल्स में लिखा है तो हमें देना पड़ेगा। नाइट ड्यूटी अलाउंस, नाइट ड्यूटी अलाउंस जो है वो जैसे अपना डीए का रेट बढ़ता है उस तरह से नाइट ड्यूटी अलाउंस का रेट भी चेंज होता है। नाइट ड्यूटी अलाउंस, नाइट जो एम्प्लॉय नॉन गैजेटेड एम्प्लॉयज़ जो है वो रात को 10 बजे से लेकर सवेरे 6 बजे तक की जो ड्यूटी होती है वो ड्यूटी के टाइम पे उनको नाइट ड्यूटी अलाउंस मिलता है, बट ये हमें मिनिस्ट्रियल स्टाफ को नहीं मिलता है। ये सिर्फ 22 आवर्स, अगर एक एम्प्लॉय सेकेंड शिफ्ट में काम कर रहा है, उसका ड्यूटी 11 बजे तक है, तो उसको रात को 10 बजे से लेकर 11 बजे तक का 1 घंटे का जो है वो भी उसे मिलेगा। 1 घंटे का भी जो नाइट ड्यूटी हावर्स है, अलाउंसेस है, वो उसे मिलेगा। और ये एनडीए के जो रेट्स है वो एज़ पर डीए चेंज होते रहते हैं, जैसे डीए अपना डिक्लेयर होता है वो डीए के हिसाब से रेट्स चेंज होते हैं नाइट ड्यूटी अलाउंस के। ये अलाउंसेस, जितने भी अलाउंसेस जो है वो अपने जुलाई 2017 से ही इम्प्लीमेंट हुए हैं। उसके पहले के जो है वो 6 पे कमीशन का जो रेट था वही इम्प्लीमेंट हुआ था 30 जून 2017 तक। 1 जुलाई 2017 से नए रेट्स इम्प्लीमेंट हुए हैं एज पर 7 CPC। नेशनल हॉलीडेज़, नेशनल हॉलीडेज़ नॉन गैजेटेड एम्प्लॉयज़ को मिलता है जब उनको नेशनल हॉलीडेज़ के दिन हम बुक करते हैं ड्यूटी पे, तब उनको हम नेशनल हॉलीडेज़ देते हैं। और नेशनल हॉलीडेज़ के जो रेट है, जो एम्प्लॉयज़ लेवल 1 और 2 में जो वर्किंग करते हैं उनका है 384, 3 to 5 लेवल में जो काम करते हैं उनका है 477, और 6 to 8 में जो काम कर रहे हैं, जो नॉन गैजेटेड स्टाफ है, जो नॉन गैजेटेड स्टाफ है उनका है 630। क्या हम गैजेटेड को एनएच देते हैं? नहीं देते हैं। हम गैजेटेड को ना नाइट ड्यूटी नहीं देते हैं, तो हम गैजेटेड ऑफिसर्स को लायबल नहीं है, सिर्फ नॉन गैजेटेड स्टाफ को ही एनएच जो है मिलता है। ये भी मिनिस्ट्रियल स्टाफ को नहीं मिलता है। चाइल्ड एजुकेशन अलाउंस, ये भी बहुत बड़ा चैप्टर है, इसमें बहुत सारे कन्फ्यूजन्स लोगों को रहते हैं। चाइल्ड एजुकेशन अलाउंस जो है वो 2 एल्डेस्ट चिल्ड्रन जो होता है उनको मिलता है। जो 2 बड़े बच्चे हो, फर्स्ट एंड सेकंड, उनको ही मिलता है। हमारे पास बहुत सारे केस ऐसे आते हैं जो बाबा मेरा फर्स्ट चाइल्ड पढ़ता नहीं है, हम सेकंड और थर्ड का लेंगे। नहीं, आपको फर्स्ट और सेकंड चाइल्ड को ही देना है, ठीक है। अगर जब सेकंड डिलीवरी, सेकंड बर्थ जो है वो ट्विंस हो तो हमें तीनों को देना है। अगर फर्स्ट ट्विंस है तो थर्ड को नहीं देना है। अगर फर्स्ट सिंगल बर्थ हुआ है और सेकंड जो है वो ट्विंस है
तो हमें तीनों को देना है। बट अगर फर्स्ट ट्विंस हो तो हमें सिर्फ वो 2 को ही देना है, थर्ड को रीइंबर्समेंट ऑफ ट्यूशन फीस जो है चाइल्ड एजुकेशन की, वो हमें फर्स्ट स्टैंडर्ड से प्रायर 2 क्लास, यानी अगर हम यहाँ पे रेलवे बोर्ड ने पहले सर्कुलर निकाला था नर्सरी, तो हम नर्सरी सीनियर जूनियर केजी सीनियर केजी हम तीनों को देते थे। उसके बाद हमारा क्लैरिफिकेशन आया कि प्रायर टू स्टैंडर्ड 1 मतलब जूनियर केजी सीनियर केजी ये दोनों को ही देना है, नर्सरी को नहीं देना है। जूनियर केजी और सीनियर केजी को भी देते वक्त हमें स्कूल से उनका रजिस्ट्रेशन नंबर कंपलसरी होता है कि वो रिकॉग्नाइज्ड है उस स्टैंडर्ड के लिए या नहीं है। अगर हमें किसी को ट्यूशन फीस देना है जूनियर केजी और सीनियर केजी के लिए, तो हमें उनका रिकॉग्नाइज्ड नंबर स्कूल का लाना कंपलसरी होता है, उसके बाद ही हमें पे करना है। आफ्टर 10+2 हमें चाइल्ड एजुकेशन अलाउंस देना है। 10+2 में 11-12 भी आ जाता है। अगर उसने डिप्लोमा किया है तो डिप्लोमा के 3 इयर्स 4 इयर्स किसी के रहते हैं तो भी फर्स्ट 2 इयर्स ऑफ डिप्लोमा है उनका भी चाइल्ड एजुकेशन अलाउंस मिलता है। 10th के बाद के जो 2 क्लास वो कुछ भी गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज स्कूल करता है तो उसे वो पेड होता है। लोग कहते हैं 12th यानी नहीं हम कॉलेज का फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर है तो ही मिलता है, नहीं, डिप्लोमा करते वक्त भी उसे फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर का मिलता है। ITI करे तो भी उसका चाइल्ड एजुकेशन अलाउंस में बेनिफिट मिलता है। हम अगर हस्बैंड और वाइफ दोनों रेलवेज में काम करते हैं या कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट में काम करते हैं तो किसी भी एक को ही पेड होगा चाइल्ड एजुकेशन अलाउंस। चाइल्ड एजुकेशन अलाउंस प्रायर टू जुलाई 2017 हम जब क्लेम करते हैं तो हमें उनके पास से सारी ओरिजिनल रिसिप्ट्स हमें लेनी होती है, ज़ेरॉक्स नहीं चलता है। हमें ओरिजिनल रिसिप्ट्स लेनी होती है, वो ओरिजिनल रिसिप्ट्स हमें अकाउंट से वेट करनी होती है और वो हमें देना है। जो 6 पे कमीशन का जो रेट था वो मैक्सिमम 18,000 था पर एकेडमिक ईयर। एक एकेडमिक ईयर में हमें 18,000 ऑफ चाइल्ड एजुकेशन अलाउंस देना होता है जो 1500 पर मंथ होता है। अभी एज पर 7th पे कमीशन फ्रॉम जुलाई 2017 हमें हमारा पर मंथ कैलकुलेशन हो गया 2250 और उसका जो रेट है मैक्सिमम 27,000 हुआ है। पहले हमें सारे सर्टिफिकेट्स ओरिजिनल लाने होते थे। हमें जितने ट्यूशन फीस टर्म फीस सारा कैलकुलेशन हमें लाना होता था। अगर हमारे पास रिसिप्ट नहीं है तो हमें सर्टिफिकेशन स्कूल से कंपलसरी लाना होता था, उसके बाद ही हम इनको पे होता था। अगर वो बोल रहे हैं हमारे पास ओरिजिनल सर्टिफिकेट नहीं है तो हम उनको नहीं देते थे। चाइल्ड एजुकेशन अलाउंस जो है 7th पे कमीशन में 27,000 हुआ है। अभी उनके पास से ओरिजिनल सर्टिफिकेट सारे रिसिप्ट के ना लेके सिर्फ एक सर्टिफिकेट उनसे लेना है कि मेरा चाइल्ड में जो है वो इस एकेडमिक ईयर में इस स्टैंडर्ड में पढ़ता था। 6 पे कमीशन में अगर एक बच्चा फेल हो जाता था या उस क्लास को रिपीट करता था इन एनी कॉज, अगर उसे फिर से वो क्लास करना है, वो 10th कोई फिर से रीअपियर करते हैं तो भी उनको जो ट्यूशन फीस था वो 2 बार मिलता था। जरूरी नहीं है। 5th पे कमीशन ऐसा था कि एक बार बच्चे ने लिया फिर अगर वो वापस रिपीट करा तो उसको नहीं देते थे, बट 6 पे कमीशन में वो क्लॉज निकाल दिया और वो अगर 2 बार अपियर हो रहा है उस क्लास में, अगर रिपीटर हुआ है तो भी उसे देना है चाइल्ड एजुकेशन अलाउंस। और हमें एक सिंपल अभी सर्टिफिकेट लेके आना है और वो सर्टिफिकेट जो है वो हमें प्रेजेंट करना है तो हमें चाइल्ड एजुकेशन अलाउंस जो है हम एम्प्लॉयज़ को दे पाएंगे। ये पहले 6 पे कमीशन में हम क्वार्टरली सबको देते थे चाइल्ड एजुकेशन अलाउंस। हर 3-3 महीने में हम उनको चाइल्ड एजुकेशन अलाउंस हमें देना रूल था। अभी सब निकाल के एट द एंड ऑफ द एकेडमिक ईयर ही हमें देना है। अभी हम इन बिटवीन आके बोलेगा कि जैन हो गया मुझे दे दो या नहीं, एंड ऑफ द एकेडमिक ईयर आफ्टर मार्च अप्रैल, जैसे CBSE बोर्ड है वो मार्च अप्रैल में ख़त्म होता है, उसके बाद उन लोग क्लेम कर सकते हैं। और एक सिंपल सर्टिफिकेट उन्हें देना होता है कि मेरा जो बच्चा है वो इस स्टैंडर्ड में पढ़ता था, बस वो सर्टिफिकेट पे उनको पेड हो जाता है।
चाइल्ड एजुकेशन जो है वो अगर बच्चा हैंडीकैप है तो उसको डबल द रेट मिलता है। चाइल्ड एजुकेशन अलाउंस जो है वो अगर बच्चा हैंडीकैप है तो जो 18,000 का रेट था वो डायरेक्ट डबल हो जाता था 36,000, और ये जो 27,000 का जो रेट है वो हो जाता था 54,000। इन्हें डबल द रेट मिलता है चाइल्ड एजुकेशन। अगर इन केस किसी एम्प्लॉय का बच्चा जो फर्स्ट है वो एक्सपायर्ड हो जाता है तो सेकेंड और थर्ड के लिए वो एलिजिबल है इन एक्सपायर्ड केस में। हॉस्टल सब्सिडी जो है वो उनको ही मिलेगा जिन्होंने चाइल्ड एजुकेशन अलाउंस क्लेम ना किया हो। उसे चाइल्ड एजुकेशन अलाउंस भी चाहिए और हॉस्टल सब्सिडी चाहिए नहीं, दो में से कुछ भी एक मिलेगा। हॉस्टल सब्सिडी क्लेम करने का जो सबसे पहला रूल है कि वो अपने घर से 50 किलोमीटर्स के अंदर हो, उसका हॉस्टल बाहर हो, अपने रेसिडेंस से 50 किलोमीटर्स एंड अबव हो। दूसरा, वो हॉस्टल जो है वो ऐसा नहीं कि वो कोई भी ऐसा हॉस्टल किसी और ने ओपन किया है उसका नहीं, वो जिस कॉलेज में या जिस स्कूल में वो पढ़ रहा है उसी स्कूल का होना चाहिए, उसी इंस्टीट्यूट का होना चाहिए, तभी उसे हॉस्टल सब्सिडी मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलेगी। आया कुछ? हॉस्टल सब्सिडी है वो उन लोगों को ही मिलेगा जिन्होंने चाइल्ड एजुकेशन अलाउंस क्लेम ना करे और 50 किलोमीटर से आगे हो उनके घर से वो हॉस्टल। दूसरा, उनको ही मिलेगा जो हॉस्टल उनके कॉलेज कंपाउंड में हो, वो उनके कॉलेज या स्कूल का या इंस्टीट्यूट का हो, तो ही उनको हॉस्टल सब्सिडी मिलेगी। हॉस्टल सब्सिडी की जो रेट है एज पर 7th पे कमीशन वो 81,000 है, 6750 पर मंथ, 6750 पर मंथ और 81,000 पर एनम, मतलब पूरे साल का वो 81,000 क्लेम कर सकता है। और हॉस्टल सब्सिडी क्लेम करने के लिए उनको सर्टिफिकेट के साथ उनका जो रिसिप्ट्स है वो भी सारी लाके देनी है। चाइल्ड एजुकेशन में ज़रूरी नहीं है, सिर्फ एक सर्टिफिकेट, बोनोफाइड सर्टिफिकेट भी एसेंशियल है, बट हॉस्टल में उनका जितने भी एक्सपेंसेस हुए हैं वो रिसिप्ट उनको कंपलसरी देनी होती है। वो अभी तक उसमें से उन्होंने गवर्नमेंट ने छूट नहीं दी है। उसके लिए हमें हॉस्टल सब्सिडी के लिए सर्टिफिकेट के साथ उनका क्या क्या एक्सपेंसेस हुआ है वो भी लेना ज़रूरी है। तो कम ही मिलेगा। हाँ मैम, इसलिए बोला रिसिप्ट उसकी कंपलसरी है। अगर 81,000 से कम है तो 81,000 से कम देना है, या मैक्सिमम हमें उनको 81,000 देना है। और चाइल्ड एजुकेशन अलाउंस में जो 27,000 जो रेट है वो सर्टिफिकेट पे उनको पूरा दे देना। नहीं, अभी वो गवर्नमेंट ने वो सिस्टम निकाल दिया कि हमें सिर्फ सर्टिफिकेट, बोनोफाइड सर्टिफिकेट या जो सर्टिफिकेट है वो ला के देना है। पहले उसके लिए हमारे बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे कि स्कूल फीस का कोई अपना शूज़ का कोई क्राइटेरिया नहीं दिया है, लोग स्कूल के 4,000 5,000 ला के देते थे, बुक्स का भी बहुत सारा ला के देते थे। तो अभी तो उन्होंने सिर्फ बोला है कि सर्टिफिकेट लेके आओ और स्कूल फीस ले लो। ब्रेक डाउन अलाउंस, जो ब्रेक डाउन अलाउंस है वो जब अपनी कोई ट्रेन एक्सीडेंट होता है या कुछ प्रॉब्लम जब आती है ट्रैक पे, तब उनको वो हैंडल करने के लिए उनको ये ब्रेक डाउन अलाउंस दिया जाता है। ब्रेक डाउन अलाउंस जो है वो फिक्स एम्प्लॉई ब्रांच ऑफिसर्स एक डिसाइड करके रखते हैं, उन लोगों को ये पर मंथ ये ब्रेक डाउन अलाउंस मिलता है, जो उन लोगों के लिए एक फिक्स करके रखता है कि जब भी एक्सीडेंट हो तो ये एम्प्लॉयज़ जो है उनको जाके वो एक्सीडेंट अटेंड करना होता है। उनका ये रेट है, जो लेवल 1 में काम कर रहा है वो है 270, जो लेवल 2 में है 405, 4 and 5 540, 6 and above 675। ये रेट डिसाइडेड है। ये ब्रांच ऑफिसर्स एक एडमिनिस्ट्रेशन एक लेटर निकालता है कि ये इन लोगों को मिलना है, एक्सीडेंट हो ना हो ये हर महीने उनको कंपलसरी
दिया जाता है ब्रेकडाउन अलाउंस। ये 7 CPC के रेट है। मुझे ये चीज़ समझ, ये जो लेवल है अभी हमने कहीं पे भी ग्रेड पे शो नहीं किया है, क्यों? हाँ मैम, हाँ 7 CPC में ग्रेड पे सिस्टम है वो ख़त्म हो गया है। बहुत सारे एम्प्लॉय अभी भी हमारे पास कंप्लेंट लेके आ रहे हैं कि पे स्लिप में मेरा ग्रेड पे जो है, अभी मेरा प्रमोशन हो गया, मैं 2800 में आ गया है, मेरा ग्रेड पे 2400 ही शो हो रहा है। तो उनको ये समझाना है कि अभी ग्रेड पे सिस्टम जो है वो ख़त्म हो गया है। हमने एम्स में वो दिया हुआ है कि आप ये जो ग्रेड पे जो पे स्लिप में शो हो रहा है वो बंद करें और सिर्फ लेवल ही रखें। अभी लेवल सिस्टम स्टार्ट हुआ है, ग्रेड पे सिस्टम बंद हो गया। अभी ग्रेड पे सिस्टम नहीं है अपने रेलवे में। हाँ हाँ हाँ, ये है अभी भी ये 7 CPC का ही रेट मैंने दिखाया। जो ये 7 CPC पे कमीशन में जो डिक्लेयर हुआ है वो ये रेट है। हॉस्पिटल पेशेंट केयर अलाउंस, ये हॉस्पिटल पेशेंट केयर अलाउंस जो है, जो हॉस्पिटल्स में काम करते हैं, जो डिस्पेंसरीज में काम करते हैं, उनके लिए होता है। पहले मिनिस्ट्रियल स्टाफ को भी नहीं देते थे, अब उनको भी स्टार्ट किया है फ्रॉम 7 पे कमीशन। और उनका ये रेट है, जो लेवल 8 एंड बिलो है उनको 4100 एंड जो लेवल 9 एंड अबव है उनको 5300। गैजेटेड स्टाफ को मिलता है? नहीं मिलता है, सिर्फ नॉन गैजेटेड स्टाफ के लिए ही। और ये जो रेट्स है, जो पे रेट्स के रिलेटेड जितने भी रेट्स है, जो रेट्स रिलेटेड है वो हमें हमारे एम्स में आईपास में एक पे रेट्स का एक कॉलम है, उसमें जाके हमें फीड करेंगे तो ऑटोमेटिक सारे के सारे रेट्स लग के आ जाएंगे। जो लेवल हमने उनका फिक्स करके रखा है, जो बायोडाटा में हमने उनका लेवल रखा है, वो लेवल के हिसाब से इनका पे रेट्स, उनका ये अलाउंस फिक्स हो गया। जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया कि पहले हम लोग के यहाँ बहुत क्वेरीज थी, बहुत प्रॉब्लम होता था एम्स में। अभी हम सिर्फ उनका ये पे रेट्स में जाके हम स्टार्ट कर देंगे तो ये रेट इनका ऑटोमेटिक कैलकुलेट होके आ जाएगा। हमें ये सोचना नहीं है कि ये कौन से लेवल में है, उसका क्या रेट देना है। बट हमें जब चेकिंग करते हैं तब हमें ये ध्यान देना है कि हमने इनका जो ये लेवल के हिसाब से इनका जो रेट है वो बराबर आया है कि नहीं। अगर वो बराबर नहीं आया है मतलब हमने कुछ फीडिंग में गलती की है, हमने उनका कुछ लेवल शो रॉन्ग किया है। तो हमें ये भी नहीं सोचना है कि अगर वो ऑटोमेटिक आ गया है मतलब वो बराबर ही होगा, नहीं। हमें वो चेक करना है कि ये जो इस एम्प्लॉय को इतना ही मिलना, ये एम्प्लॉय तो ये डेजिग्नेशन है, फिर इसका रेट क्यों ज़्यादा है, क्यों कम आया, हमें वो चेक करना है। और वो चेक, ये फीडिंग हमारी गलती हुई रहेगी जिसके कारण उनको रेट जो है वो कम ज़्यादा हुआ है। अगर हमारी गलती, अगर प्रॉपरली फीड किया है तो ये सब प्रॉब्लम अभी एम्स में नहीं आएंगे, वो एक्यूरेट ही चीज़ आएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ड्रेस अलाउंस, पहले 6th पे कमीशन में हम ड्रेस अलाउंस जो है वो फिज़िकली ड्रेस देते थे, हम एम्प्लॉयज़ को फिज़िकली ड्रेस देते थे। 2008 का जो एक सर्कुलर है उस हिसाब से एक डेजिग्नेशन उनका एक फ़िक्स किया हुआ है कि कौन से डेजिग्नेशन को कितने कपड़े मिलेंगे और वो कपड़े का कलर क्या होगा, वो सब जो इंडेंट करते थे उनके डिपार्टमेंट, उनके पास रहता था। हम उनका सिर्फ स्टिचिंग चार्जेस देते थे, साल में 2 साल में एक बार 2 यूनिफॉर्म्स के लिए। 6 पे कमीशन में ये रूल था। उनका ड्रेस कोड, उनका ड्रेस कलर्स, उनको क्या पहनना है, कौन से टाइप के ड्रेस सिलाने हैं, वो सब डिपार्टमेंट तय करता था। अभी डिपार्टमेंट ने सब बंद कर दिया, रेलवेज़ ने। अभी इनको डायरेक्ट हम ड्रेस अलाउंस दे देते हैं। उन्होंने डिसाइड किया है कि कौन सा कपड़ा लेना है, कौन सी और किस टाइप का कपड़ा सिलाना है, वो सब डिसाइडेड है। बट अभी हम फिज़िकली उनको क्लॉथ देते नहीं हैं, अभी हम उनको डायरेक्ट ये अलाउंस दे देते हैं। ये लास्ट में जो 4th में जो पर एनम लिखा है वो पर मंथ है, वो गलती से एनएम आया है, वो पर मंथ है। नर्सिस को 1800 पर मंथ मिलता है, जो नर्स में जो काम करते हैं उनको 1800 पर मंथ। जो अदर कैटेगरीज ऑफ स्टाफ हुआ सप्लाइड द यूनिफॉर्म्स, जो ऑफिसर्स और आरपीएफ रैंक के स्टेशन मास्टर्स हैं, उनके अलावा जो फिटर्स ग्रेड में जो काम कर रहे हैं उनको 5000 पर एनम देना है। जो ग्रुप सी स्टाफ है, जो ग्रुप डी स्टाफ है,
जो अदर देन आरपीएफ स्टाफ और जो स्टेशन मास्टर स्टाफ है, जो आरपीएफ स्टाफ है, उनको 5000 पर ईयर हमें देना है, 5000, और वो डिसाइड हुआ है हर साल के जुलाई महीने में देने का। हर जुलाई में हमें ये रेट्स देने हैं, बट ये देने के पहले हमें उनसे ये क्लैरिफाई करके लेना है कि उन्होंने इस साल का ड्रेस तो नहीं दिया है। अगर उन्होंने दे दिया है तो एम्प्लॉय को डबल बेनिफिट होगा। हमें ये चेक करना है कि उन्होंने अगर इस साल का ड्रेस दिया है तो 2017 में ये रेट हमें नहीं देने हैं। अगर उनको कपड़ा भी मिल गया, उनको ये अलाउंस भी मिल गया, तो उनको डबल बेनिफिट होगा। तो हमें ये पहले सबसे पहले चेक करना है। जो आरपीएफ के ऑफिसर्स है उनको 20,000 पर ईयर है, और जो ऑफिसर्स यानी आरपीएफ यानी स्टेशन मास्टर्स जो है, स्टेशन मास्टर्स जितने भी है उनको 10,000 पर ईयर देना है। और उनके सब जो भी उनके क्लासिफिकेशन, जो भी उनको कौन से टाइप के कपड़े सिलाने हैं, कौन से कलर के सिलाने हैं, वो उनको डिसाइडेड है। पर एज अ पेशिट क्लर्क आपको ये ध्यान देना है कि कोई स्टेशन मास्टर है उसको 10,000 देना है, और जो अदर्स कैटेगरी 5,000। और ये रेट्स भी है वो एम्स में ऑटोमेटिक कैलकुलेटेड है एज पर डेजिग्नेशन। जो 2008 के जो कैलकुलेशंस है, जो डेजिग्नेशन जो दिए हुए हैं, उस हिसाब से सबको। ओवर टाइम अलाउंस, ओवर टाइम अलाउंस जो है ये भी नॉन गैजेटेड स्टाफ को मिलता है अदर देन मिनिस्ट्रियल स्टाफ। ये उन लोगों को मिलता है जो एक्स्ट्रा ड्यूटीज करते हैं, उनके लिए ये पेड है। जो HOER, उनको एक HOER ने, जब आपका लेक्चर होगा HOER का, उसमें आपको दिखाएंगे कौन से कैटेगरी के लोग किस में काम करते हैं। उनको एक स्पेसिफिक आवर्स दिया हुआ है, वर्किंग आवर्स। उस वर्किंग आवर्स से ज़्यादा अगर उन लोग काम कर रहे हैं तो उनको ओवर टाइम अलाउंस पेड होता है, ठीक है। और जो सुपरवाइजरी स्टाफ है उनको ओवर टाइम अलाउंस नहीं मिलता है। बट हेडक्वार्टर ने अभी एक क्लैरिफिकेशन दिया है कि सुपरवाइजरी स्टाफ भी उन सुपरवाइजरी स्टाफ को मिलेगा जो एस्कॉर्टिंग ड्यूटी करता है। जैसे कि जेईज है, एस्कॉर्टिंग ड्यूटीज़ कर रहे हैं, जो राजधानी ट्रेन्स में जो जाते हैं या दूसरे दुरंतो ट्रेन में जो जाते हैं, बट वो जेई है जो एस्कॉर्टिंग ड्यूटी कर रहे हैं, उनको ओवर टाइम अलाउंस मिलेगा। जो यहाँ पे मेंटेनेंस कर रहे हैं उनको नहीं मिलेगा। हाँ, अगर वो शिफ्ट ड्यूटी में काम कर रहे हैं तो उनको ओवर टाइम अलाउंस मिलेगा। जो सुपरवाइज़र है जो शिफ्ट ड्यूटी में काम कर रहा है उनको ओवर टाइम अलाउंस मिलेगा। अगर वो इंचार्ज है उस डिपार्टमेंट का तो उस सुपरवाइज़र को नहीं मिलेगा, चाहे वो कोई भी ड्यूटी करे, शिफ्ट ड्यूटी करे या ना करे। सुपरवाइजर्स को सबसे पहला नहीं मिलता है, बट उसके लिए भी एलिजिबल सुपरवाइजर्स वो है जो एस्कॉर्टिंग ड्यूटी करता हो, जो लाइन पे जाता हो, और दूसरा जो शिफ्ट ड्यूटी करता हो। जैसे कंट्रोल्स में है वो 4206, 4200, 4600 में जॉब कर रहे हैं, उनकी शिफ्ट ड्यूटी होती है तो उनको वो पेड होगा ओवर टाइम अलाउंस। बट उधर का जो इंचार्ज है वो चाहे कोई भी ड्यूटी करे उसे नहीं मिलेगा। वो क्लासिफिकेशन HOER से करके लेना है कि कौन इंचार्ज है और कौन, वो हमें क्लासिफिकेशन एज अ ओवर टाइम अलाउंस जब आप पेड करोगे उसके पहले आपको ये क्लैरिफिकेशन लेना ज़रूरी है कि उसका किस किस HOER में वो काम कर रहा है। और OT कैलकुलेशन करने के लिए ये एक टेबल, ये एक फॉर्मेट बना हुआ है। जो आई रोस्टर में काम करता है इंटेंसिव में, उसका रोस्टर आवर्स होता है 84। ये प्लीज अगर हो सके तो आप लोग ये जरा लिख के ले लेना। OTA कैलकुलेशन जो होता है वो ये टेबल के ऊपर ही कैलकुलेशन है। फिलहाल तो हम एम्स में या प्राइम में क्या था, हम सिर्फ आवर्स डाल देते थे, हमारा ऑटोमेटिक कैलकुलेशन होके आ जाता है, बट कैलकुलेशन क्या है पता नहीं है। तो जो कैलकुलेशन है वो इस टेबल पे डिपेंड है। जो आई रोस्टर्स में काम कर रहे हैं उनका रोस्टर्स आवर होता है, ये जो रोस्टर्स है वो 4 पीरियड मतलब 14 डेज का है। ये जो टेबल बना हुआ होता है ओवर टाइम का वो 14 डेज का होता है। तो 14 डेज का जो 14 डेज में उसका रोस्टर आवर्स 84 आवर्स का होता है। जो दिन में सिर्फ 6 घंटा जो काम करते हैं, दिन में 6 आवर्स ड्यूटी है रेलवेज में है, रिजर्वेशन का भी नहीं है, नहीं।
जो कंट्रोल में काम करते हैं उनको है, जो मोटर्समैन है रिजर्वेशन का 8 आवर्स है। जो C1 रोस्टर्स में जो काम करते हैं ना, इंटेंसिव में जो स्टैट्यूटरी आवर्स उनका 90 आवर्स होता है। ये स्टैट्यूटरी आवर्स क्या होता है वो मैं आपको बाद में बताता हूँ एट द टाइम ऑफ कैलकुलेशन। स्टैट्यूटरी आवर्स उनका 90 आवर्स का है और मंथली आवर्स 180। ये HOAR ने फिक्स किया हुआ आवर्स है, वो मंथली आवर्स 180 मंथली आवर्स जो है वो फिक्स करके रखा हुआ है। C1 में जो काम करते हैं उनका रोस्टर आवर्स होता है 14 डेज का 96 आवर्स। उनकी पर डे की वर्किंग होती है 8 आवर्स। स्टैट्यूटरी आवर्स उनको 108 है और मंथली आवर्स 206 है। ये HOAR डिसाइडेड होता है। C2 में जो है वो रोस्टर्स आवर 102, पर डे ड्यूटी आवर्स 1.30, स्टैट्यूटरी आवर्स 108 और मंथली आवर्स 219। फिर C3 में है 104, 8.45 उनका वर्किंग पर डे ड्यूटी आवर्स है। स्टैट्यूटरी आवर्स 108 है, मंथली आवर्स 223। और EI रोस्टर्स है वो 144 है, पर डे ड्यूटी जो है 12 आवर्स है। स्टैट्यूटरी आवर्स 150 है, मंथली आवर्स 154 है। ये EI रोस्टर्स में कौन काम करते हैं 12 आवर्स ड्यूटी? कौन से वॉच में? और दूसरे RTF RPF स्टाफ को कहाँ होती है? कौन काम करता है 12 आवर्स में वॉचमैन के अलावा? कोई PRT या सर्विस क्लर्क भी होंगे ना। नहीं है, ट्रैफिक में कोई है? हाँ, गार्ड भी नहीं। जो अपने रनिंग रूम्स में जो कुक वगैरह रहते हैं ना, जो दूसरे जो उन लोगों को 12 आवर्स ड्यूटी रहता है। तो ये टेबल के ऊपर अपना पूरा OT कैलकुलेशन में होता है। फिलहाल हम एम्स में या प्राइम में क्या करते हैं, हमारे पास जो OT आवर्स आया, हमारे पास वाउचर्स आए, टोटल आवर्स लिखा है, हमने टोटल आवर्स डाल दिया, वो प्रोग्राम ऑटोमेटिक कैलकुलेट करके आ जाता है, बस वो हम भेज देते हैं। क्या भेजते हैं नहीं पता। तो ये जो हम पूरा OT का पूरा कैलकुलेशन है वो ये टेबल के ऊपर डिपेंड होता है। अभी ये कैलकुलेशन में आपको बता, हमारे यहाँ OT सिंगल आवर और डबल आवर 2 टाइप की होती है। सिंगल आवर्स भी मिलता है, डबल आवर्स भी मिलता है। नहीं, मैं बताता हूँ। सिंगल आवर्स जो होता है वो कैलकुलेशन जो है वो हमारे मुंबई डिवीज़न में अदर देन वर्कशॉप, या अदर देन वर्कशॉप का कैलकुलेशन है। अदर देन वर्कशॉप में सिंगल आवर्स का कैलकुलेशन है पे प्लस DA प्लस TPT, पे प्लस DA प्लस TPT अपॉन मंथली आवर्स। मंथली आवर्स क्या है जो हमने यहाँ पे दिया है 180 है, 206 है, 219 है, 223 है, वो मंथली आवर्स है। तो सिंगल आवर्स का जो कैलकुलेशन है पे प्लस DA प्लस TPT डिवाइड बाय मंथली आवर्स इनटू 1.5। तो सिंगल आवर्स का कैलकुलेशन हम किसे सिंगल आवर्स में लेंगे और हम किसे डबल आवर्स में लेंगे। अगर एक एम्प्लॉय ने 200 आवर्स उनका OT का हमें भर के दिया है तो हम उसमें से कितने OT आवर्स को सिंगल आवर में लेंगे और कितने OT आवर्स को हम डबल आवर्स में लेंगे। अगर 200 आवर्स एम्प्लॉय ने OT वाउचर्स हमें भर के दिया है कि उसने 200 घंटा ओवर टाइम किया है, तो उसमें से जो फर्स्ट 84 आवर्स है वो तो उसका वर्किंग टाइम ही था, उसे काम उतना करना ही था। उसके बाद देखो मैंने स्टैट्यूटरी आवर्स 90 दिखा हुआ है, तो जो 90 है तो 84 से जो 90 का जो पीरियड है 6 आवर्स, वो उसे सिंगल आवर्स मिलेगा। एटी 84 से लेकर जो 90 तक का जितने आवर्स होते हैं वो सिंगल आवर्स में आएंगे। रिमेनिंग जो बचते हैं वो सारे के सारे डबल आवर्स हैं, डबल द रेट उनको मिलेगा।
सिंगल आवर्स का कैलकुलेशन है। और जो वर्कशॉप की कैटेगरी है मैम, उसमें एचआरए भी ऐड होता है। हाँ, ऐड होता है। ये वर्कशॉप्स में जो है ना मैम, डबल्स में उसमें एचआरए होता है। हाँ, डबल नहीं, डबल आवर्स में ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस। सिंगल आवर्स का जो कैलकुलेशन है, पे प्लस डीए प्लस टीपीटी अपॉन मंथली आवर्स इंटू 1.5। जो हमने 90 का जो बताया था, वहाँ तक जो 6 घंटा है वो सिंगल आवर्स के हिसाब से उसको मिलेगा। जो रिमेनिंग आवर्स है उसको डबल द रेट मिलता है। डबल द रेट का कैलकुलेशन है पे प्लस डीए प्लस टीपीटी अपॉन मंथली आवर्स इंटू 2, वो कैलकुलेशंस है। और वर्कशॉप में वहाँ पे एचआरए भी ऐड होता है। ये ओटी कैलकुलेशन समझ में आया? क्योंकि बहुत सारे लोगों को सिर्फ यही पता है कि बस ओटी आवर्स दिया है, उसका क्या कैलकुलेशन है, क्या है फोर्टनाइट। मैडम ये बहुत वास्ट सब्जेक्ट है, थोड़ा बहुत। एनडीएस के बारे में मैं एक चीज़ ये बताना भूल गया कि एनडीए का कैलकुलेशन किस तरह से होता है। एनडीए का कैलकुलेशन जो है वो एनडीए, अगर एक बंदे ने लिख के दिया कि मैंने 200 आवर्स एनडीए किया, बट एनडीए 200 आवर्स पे पूरा नहीं मिलता है। एनडीए का कैलकुलेशन होता है 200 आवर्स डिवाइड बाय 6। एनडीए का कैलकुलेशन होता है 200 डिवाइड बाय 6, और जो रेट जो एप्लीकेबल है एज पर इस लेवल के हिसाब से जो रेट है उस हिसाब से उनको मिलता है। ठीक है, अभी जैसे कि ट्राइबल अलाउंस, पहले एक सिस्टम था ट्राइबल अलाउंस 6 पे कमीशन में, वो टफ अलाउंस करके अभी कन्वर्ट हो चुका है। उसका भी रेट है अभी 1000 रुपीज़, अब वो भी मिलता है। फ़िलहाल हमने महाराष्ट्र का रीजन है जहाँ पे ट्राइबल एरिया है, उस रीजन को हम देते हैं जो ट्राइबल एरिया है। जैसे नंदुरबार हुआ, 5, 6, 8, 9 स्टेशन ये किए हैं। जो ट्राइबल अलाउंस पेड होना है ये है कि उनका जो स्टेट है उनका एक गैजेट कॉपी इश्यू हुई है। हर सेंसस जब होता है तब एक गैजेट कॉपी इश्यू होता है, और वो गैजेट कॉपी में डिसाइड होता है कि ये एरिया जो है वो ट्राइबल एरिया है। उन लोगों को ये ट्राइबल अलाउंस पेड होता है, जो फ़िलहाल हमारे यहाँ पे महाराष्ट्र में चल रहा है। ठीक है, अभी इतने ही अलाउंसेस जो है मैंने किए हैं। अभी किसी को कुछ क्वेश्चंस पूछने हैं तो वॉशिंग अलाउंस जो है मैम, अभी वॉशिंग अलाउंस जो है वो यूनिफॉर्म अलाउंस, ड्रेस अलाउंस आने के बाद सारे के सारे बंद हो गए। मेरा नाम लता है, पेशीट में मैं काम करती हूँ। मुझे वॉशिंग अलाउंस के बारे में ज़रा बता दीजिए। मैडम वॉशिंग अलाउंस जो है वो अभी ड्रेस अलाउंस आने के बाद वॉशिंग अलाउंस जो है वो बंद हो गया है। पहले 6 पे कमीशन के उसके रेट थे, अभी वो बंद हो चुका है। हेलो, मेरा नाम छाया है, मैं CWM परेल से हूँ। और सब्सिडी स्कॉलर से जो अपॉइंट होते हैं आफ्टर 120 डेज और ये एब्सॉर्ब हो जाते हैं, तो उसका पहले वाला जो उनको HRA देना है या नहीं देना है? वो जब से उनको हम TS देते हैं तब से उसके बाद ही हमें उनको ग्रांट करना है HRA, तब तक नहीं देना है। नाम नेहा शर्मा है, मैं OS में काम करती हूँ, हेडक्वार्टर ऑफिस में। मेरे को एक क्वेश्चन पूछना है कि हस्बैंड एंड वाइफ अगर रेलवे एम्प्लॉइज़ है तो क्या दोनों हाउस रेंट अलाउंस के लिए एलिजिबल है कि सिर्फ एक ही एलिजिबल है? जो एम्प्लॉय को क्वार्टर अलॉट हुआ है, जिस स्पाउस को को क्वार्टर अलॉट हुआ है, सिर्फ उनका ही रेंट कटेगा। HRA दोनों को नहीं मिलेगा, रेंट सिर्फ एक का ही कटेगा जिसको अलॉट हुआ है। अगर सेकंड जो स्पाउस है उसका नहीं कटेगा।